वर्ष के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको भारतीय शासन एवं राजनीति के समक्ष एक और चुनौती आतंकवाद के बारे में बताऊंगी। आतंकवाद का तात्पर्य हम किस चीज़ से लेते हैं उसको जानते हैं। आतंकवाद मुख्यतः कुछ व्यक्तियों के एक समूह द्वारा लोगों, निजी या सार्वजनिक संपत्ति या सुविधाओं के खिलाफ किया गया आपराधिक कार्य है। आतंकवाद का उद्देश्य हिंसक कार्यवाहियों द्वारा समाज या राज्य में से अपनी मांगें मनवाना है। इसका मूल सिद्धांत है जान माल को नुकसान पहुंचाने वाली आतंकवादी कार्रवाइयाँ की जाएं, जिससे जन साधारण में आतंकवाद के विरुद्ध प्रतिरोध की भावना खत्म हो जाए। जब हिंसा और विनाश की बार बार की आपराधिक कार्रवाइयों से आम जनता में असुरक्षा की भावना पैदा होती है, तो सरकारें आतंकवादी कार्रवाइयों की रोकथाम और निर्दोष नागरिकों की जान माल की रक्षा में विफल रहने के कारण अपने आप पर विश्वास खो बैठती हैं। आतंकवाद वह है जो अपनी मांगें मनवाने के लिए चरम हिंसा का प्रयोग करके व्यक्ति विशेष, समाज या किसी सरकार पर दबाव डाले। अर्थात आतंकवाद का आशय है अपनी मांगें मनवाने के लिए बल प्रयोग करना। आतंकवाद की कार्यप्रणाली। आतंकवादी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामान्यतः इस प्रकार की तकनीकें अपनाते हैं, जैसे कि विमानों का अपहरण, राजनयिकों व प्रमुख हस्तियों का अपहरण, सार्वजनिक नेताओं की हत्या, तोड़फोड़ करना, बम विस्फोट आदि करना। कभी कभी जब आतंकवादी ऐसा सोचते हैं कि दो समुदायों के बीच घृणा का वातावरण खड़ा करना है तो वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे, तब उनके द्वारा दूसरे समुदाय के निर्दोष साधारण जनों की व्यक्तिगत व सामूहिक हत्या का मार्ग अपनाया जाता है। भारत में आतंकवादी गतिविधियाँ। आतंकवाद की दृष्टि से भारत में 1983-92 के वर्षों में चिंताजनक स्थिति थी तथा आज भी आतंकवाद की स्थिति बनी हुई है। भारत में आतंकवाद का आरंभ स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही हो गया था, किंतु सबसे पहला आतंकवादी संगठन संभवतः अंगामी जापू फिजो की नागा नेशनल काउंसिल थी। इस संगठन के माध्यम से नागा विद्रोहियों ने नागालैंड की भारत से पृथकता और स्वाधीनता के लिए गुरिल्ला युद्ध आरंभ किया। शीघ्र ही विश्वेश्वर सिंह की पीपल्स लिबरेशन आर्मी और लाल डेंगा की मिजो नेशनल फ्रंट की गतिविधियों के कारण आतंकवाद मणिपुर और मिजोरम में भी फैल गया। इसके अलावा और पूरे भारत में आतंकवादी गतिविधियों को हम देखेंगे, जैसे कि पंजाब में आतंकवाद। भारत में आतंकवादी कार्रवाइयों का अधिक चिंताजनक और अधिक बदतर रूप पंजाब में आतंकवाद के रूप में देखा गया। 1983 से ही आरंभ हुआ था। भिंडरावाले के संरक्षण में कुछ उग्रवादी संगठनों ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन और दशमेश रेजिमेंट तथा बब्बर खालसा के सदस्यों ने देश में आतंकवाद की लहर छेड़ी। वे लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर हत्याएं करने, बम विस्फोट करने और एक विशेष संप्रदाय के निर्दोष लोगों की सामूहिक हत्याएं करने की ओर संलग्न हुए। इसके अतिरिक्त अन्य आतंकवादियों ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। 1981 में दो नौजवान इंडियन एयरलाइंस के एक विमान का अपहरण कर उसे लाहौर ले गए। 1984 में जब इन आतंकवादियों की गतिविधियां अपने शीर्ष पर पहुंच गई तो सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार संगठित कर आतंकवाद के केंद्र स्वर्ण मंदिर में सेना का प्रवेश कराया। इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया और सेना ने पंजाब के ग्रामीण इलाकों से आतंकवादियों की धरपकड़ कर कार्रवाई की। इसके बाद में हम दूसरा देखते हैं जम्मू कश्मीर में आतंकवाद। जम्मू कश्मीर राज्य में 1987 से ही आतंकवाद की स्थिति बनी हुई है। इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से ये संगठन आतंकवाद में संलग्न है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर लिबरेशन आर्मी, हिजबुल मुजाहिदीन, जमाते तुबला अल फरहान, हरकत उल अंसार, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और ऑल पार्टी हुर्रियत कांग्रेस। हुर्रियत में नरमपंथी और उग्रवादी दोनों ही हैं। कुछ आतंकवादी संगठन और उनके सदस्य अपना उद्देश्य जम्मू कश्मीर राज्य के लिए स्वतंत्र संप्रभु राज्य की स्थिति प्राप्त करना बताते हैं और कुछ का अघोषित उद्देश्य जम्मू कश्मीर राज्य का पाकिस्तान में विलय है। इन आतंकवादियों द्वारा लंदन में भारत के राजनयिक का अपहरण और उनकी हत्या की गई। इस प्रकार इस क्षेत्र में भी आतंकवादी अपहरण, लूटमार, बम विस्फोट और हत्या आदि कार्यों को अपनाते हुए आतंक स्थापित करने में
संलग्न हैं और ये आतंकवादी भी पाकिस्तान से भरपूर सहायता और प्रोत्साहन प्राप्त कर रहे हैं। 1989 में भारत सरकार के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुत्री के अपहरण के बाद तो इन्होंने उच्च पदस्थ व्यक्तियों के अपहरण और हत्या का मार्ग बहुत तीव्रता के साथ अपना लिया। एक चिंताजनक तथ्य यह है कि 1990 के मध्य तक आतंकवाद कश्मीर क्षेत्र तक सीमित था। उसके बाद आतंकवाद जम्मू क्षेत्र में भी पैर पसारने लगा। आतंकवाद को नियंत्रित करने के बहुत से तरीके सुझाए जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी तक आज तक कोई नियंत्रण नहीं हो पाया है। असम और उत्तर पूर्वी राज्यों गोरखालैंड और झारखंड आदि क्षेत्रों में आतंकवाद। असम में 1947 से ही पाकिस्तान के पूर्वी बंगाल से व्यक्तियों का आना जारी था, जो कभी कम और कभी अधिक 1970 तक जारी रहा। 1971 में स्वाधीन बांग्लादेश के लिए आंदोलन और बाद में स्वाधीन बांग्लादेश की स्थापना से असम में आने वाले अवैध घुसपैठियों की संख्या लाखों में हो गई। विदेशियों की अवैध और बहुत बड़ी संख्या में घुसपैठ से असम वासियों ने अपने सामाजिक आर्थिक जीवन और अपनी जातीय तथा सांस्कृतिक पहचान के लिए संकट महसूस किया। अतः 1989 से ही अखिल असम छात्र संघ और अखिल असम गण संग्राम परिषद ने विदेशियों को असम से वापस भेजने की मांग को लेकर आंदोलन आरंभ कर दिया। इस आंदोलन को जनता का भारी समर्थन प्राप्त हुआ। अधिकांशतया तो यह आंदोलन शांतिपूर्ण ही रहा, लेकिन कुछ आतंकवादी घटनाएं और एक बड़ी आतंकवादी घटना भी हुई। ऐसी एक बड़ी घटना थी फरवरी 1983 में नैली का नरसंहार। अंत में 15 अगस्त 1985 को असम समझौता संपन्न हुआ और असम की स्थिति में निश्चित रूप से सुधार हुआ। उल्फा और असम में आतंकवाद। 1989 में के अंतिम महीनों में से ही असम में एक नया आतंकवादी संगठन उल्फा खड़ा हो गया। इस संगठन ने अपना लक्ष्य घोषित किया असम के संप्रभु राज्य की स्थापना, अर्थात भारतीय संघ से अलग संप्रभु असम राज्य की स्थापना। उल्फा ने हिंसक आंदोलन, जबरन वसूली, अपहरण और हत्या के तौर तरीके अपनाए। 1991 के प्रारंभ से ही उल्फा की आतंकवादी गतिविधियों में बहुत अधिक वृद्धि हुई। भारत सरकार ने उल्फा की आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया और उल्फा के विरुद्ध ऑपरेशन बजरंग के नाम से सैनिक कार्रवाई की, लेकिन शांति व्यवस्था स्थापित करने के कार्य में आंशिक सफलता ही प्राप्त की जा सकी। ऑपरेशन बजरंग के बाद उल्फा आतंकवादियों के विरुद्ध सितंबर 1991 में ही एक अन्य सैनिक अभियान ऑपरेशन राइनो संचालित किया गया। ऑपरेशन राइनो एक वर्ष की अवधि में अच्छी सफलता प्राप्त कर पाया और असम में हितेश्वर सैकिया के नेतृत्व 1991 में जिस लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ, उसने असम में आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने में आंशिक सफलता प्राप्त की, लेकिन 1997-2001 में उल्फा आतंकवादी गतिविधियां पुनः बढ़ गईं। असम के आतंकवादी संगठन उल्फा की ISI से साठगांठ है और 2003 में भारतीय सेना ने भूटान सरकार के सहयोग से भारत विरोधी उल्फा उग्रवादियों पर प्रभावी कार्रवाई कर अधिकांश अंशों में उन्हें नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में आतंकवाद की गतिविधियां हैं। एक और है नक्सलवादी आतंकवाद। नक्सलवादी आतंकवाद का आशय है माओ त्से तुंग के क्रांतिकारी वामपंथी दर्शन से प्रेरित आतंकवाद, जो अपने लक्ष्य बताता है सामाजिक आर्थिक न्याय और आधारित व्यवस्था की स्थापना। सर्वप्रथम 1967-71 के वर्षों में बंगाल, बिहार और पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में नक्सलवाद के रूप में आतंकवाद सामने आया। इसका सबसे अधिक जोर पश्चिम बंगाल में था और विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रमुख नेता थे। पश्चिम बंगाल में चारू मजुमदार, कानू सान्याल, आंध्रा में B सत्यनारायण और T नागिरेड्डी, केरल में कुनिकल नारायणन और KPR गोपालन आदि। नक्सलवादियों ने लोकतांत्रिक राजनीति का पूर्ण विरोध करते हुए जन क्रांति पर बल दिया और इसके लिए सबसे प्रमुख तरीका अपनाया गया भूमिहीन मजदूरों को संगठित कर गुरिल्ला युद्ध पद्धति से के आधार पर भूमिपतियों के विरुद्ध खूनी संघर्ष करना। वर्तमान में आतंकवाद ने कुछ नए, अधिक व्यापक और राज्य व्यवस्था के लिए अधिक चुनौतियां पूर्ण रूप ले रहा है। बिहार के कुछ क्षेत्रों में अगड़ों और पिछड़ों के बीच भारी विरोध की जो स्थिति बन गई है, उससे अपने से विरोध कर रखने वाली जाति को एक विशेष क्षेत्र में आतंकित करने के लिए व्यापक हिंसा की स्थिति को अपना लिया गया है, जिसे जातीय आतंकवाद भी के नाम से भी जाना जाता है। ये विभिन्न प्रकार के आतंकवाद भारत में फैले हुए हैं।
आज की कक्षा में बस यही। कल हम आतंकवाद के प्रमुख कारण, मूलभूत कारणों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।